अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। कंसोलिडेशन का लास्ट पोर्शन आईएस 21। मैंने आपको आईएस 21 पहले कराया था और बेसिक क्या क्या कराया था, जिसमें हमने एक इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आईएस 21 का क्या इंपैक्ट है, मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी लायबिलिटीज, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, वो सब पढ़ा था। उसका एक पोर्शन छोड़ दिया था आईएस 21 का जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, वो अब कराने लगा। पहला ग्रिड बस ये आखिरी टॉपिक है। अच्छा, पहले ग्रिड में ना ये आईएस 21 के साथ ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, इफ्रिक 22। ये इन केस के जो लोग सिलेबस देखते हो तो ये मैं बता चुका हूं आपको। इफ्रिक 22 था जो एक सवाल के साथ सिखाया था आपको। हमने एक सवाल किया था जिसमें आईएस 21 की बात कर रहा हूं, जिसमें हमने एक प्लांट के लिए एडवांस दिया था और प्लांट बाद में आया था। हमने पहले सप्लायर को एडवांस दिया था और जिस दिन एडवांस दिया था उस दिन एक्सचेंज रेट कोई और था। फिर जब प्लांट रिसीव हो गया था उस दिन एक्सचेंज रेट कोई और था, लेकिन हमने पूरा प्लांट उस दिन के एक्सचेंज रेट पे नहीं किया था, बैलेंसिंग फिगर निकाली थी। जब आईएस 21 रिवाइज करेंगे ना तो वो है, मैंने सवाल के साथ सिखाया था। पहले खुद से एक मिसाल बना के कराया था, फिर वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए थे उनमें एक सवाल भी था, वो इफ्रिक 22 था। यानी मैंने आपको इफ्रिक 22 दो पैराग्राफ है बस, वो मैंने आपको जो ज़बानी बताया था वो इफ्रिक 22 था। जब आप रिवाइज करेंगे तो उसमें वो देख लेंगे आप। तो पहले ग्रेड का लास्ट पोर्शन है आईएस 21 का कंसोलिडेशन से रिलेटेड हिस्सा। एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन जो होता है, जो हमारे ऑपरेशंस हैं और दूसरे मुल्क में है। अब उन ऑपरेशंस में सब्सिडरी भी हो सकती है, एसोसिएट जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, वो हमारी वैसे ब्रांच भी हो सकती है। तो अगर हमारे वो ऑपरेशंस हैं और हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको हिस्सा बनाने वाले हैं, कैसे हिस्सा बनाने वाले हैं? अगर वो हमारी कोई ब्रांच है तो चूंकि वो हमारे बिजनेस का हिस्सा है तो उसको हमने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा बनाना है। और अगर वो कोई सब्सिडरी है तो हमने कंसोलिडेट करना है। अगर वो कोई एसोसिएट है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड में दिखाना है। तो फॉरेन ऑपरेशन जो कि मुल्क से बाहर है, फॉरेन, उसकी करेंसी कोई और होगी क्योंकि फॉरेन है। और जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी, जैसे सब्सिडरी की बात करते हैं, तो पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीज में, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेट से डॉलर में, तो रुपीज और डॉलर तो ऐड नहीं होंगे। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? ट्रांसलेशन ट्रांसलेट कर लेंगे हम सब्सिडरी को रुपए में। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको पढ़ाता जाता हूं और बैलेंस शीट सिखा के पहले बैलेंस शीट का सवाल कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट की वर्किंग्स डिफरेंट हैं, इनकम स्टेटमेंट की थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहले बैलेंस शीट सिखाता हूं आपको। करने लगे हम फॉरेन सब्सिडरी की कंसोलिडेशन। जो नोट्स दिए हैं वो खोलें। जो जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ लीजिएगा, उससे पहले नहीं। इसमें पेरेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, इक्विटी है, लायबिलिटीज हैं, ये रुपए में है, जबकि सब्सिडरी की फॉरेन करेंसी में, लेट से डॉलर। तो इनको कंसोलिडेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी को रुपए में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इस ट्रांसलेशन में वो मिक्स नहीं करना जो हमने आईएस 21 इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा था। क्या? जो मॉनेटरी आइटम्स होती हैं, मॉनेटरी आइटम्स क्या?
मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं? पेबल रिसीवेबल। उनको किस रेट पे ट्रांसलेट करते हैं ईयर एंड पे? ईयर एंड के रेट पे। IAS 21 रिवाइज करेंगे तो आ जाएगी बात ये याद। उनको हम ईयर एंड क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हैं। मैं बात दोहरा रहा हूं, मैं आपको फॉरेन कंसोलिडेशन ही पढ़ाने लगा हूं, बस वैसे ही एक पुरानी बात याद करा रहा हूं। जब IAS 21 पढ़ा था, बेसिक मतलब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसमें सीखा था कि अगर हमारे कोई फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स पेबल्स हैं तो उनको रुपए में किस रेट के ऊपर ट्रांसलेट करना है? ईयर एंड वाले। लेकिन अगर कोई नॉन मॉनेटरी है, अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदी हुई है, बाहर फ्लैट्स खरीदे हुए इंग्लैंड में, फिर उनको किस रेट पे ट्रांसलेट करेंगे? उनको भी ईयर एंड के रेट पे? नहीं, सब भूल गए। IAS 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की, अगर उसके कोई फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड एसेट्स लायबिलिटीज हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स की थी, डेटर हैं, लोन लिया था, लोन पेएबल आ रहा है, इंपोर्ट की थी, क्रेडिटर है, ये फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। अगर हमने $5,000 की एक्सपोर्ट की थी, क्रेडिट सेल, और जिस वक्त एक्सपोर्ट की थी उस वक्त डॉलर लेट से ₹150 का था, तो हमारा डेटर $5,000 है असल में, या 7.5 लाख रुपए है? असल में डॉलर है, कस्टमर से डॉलर लेने हैं हमने, वो तो उस वक्त 7.5 लाख रुपए थे। ईयर एंड आ गया तो बैलेंस शीट में 7.5 लाख रुपए ही रहने दें, या $5,000 देखें अपडेटेड कितने बनते हैं। तो ये IAS 21 में पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, ये मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पहले पढ़ाया था। लेकिन अगर कोई दूसरे मुल्क में हमारा नॉन मॉनेटरी एसेट है, हमने बिल्डिंग खरीदी हुई है, वो चूंकि बाहर खरीदी हुई है तो उसकी तो कॉस्ट भी डॉलर्स में, स्टर्लिंग में है, तो उसको बैलेंस शीट में कैसे जगह दें? डॉलर्स में ही ले आए? नहीं, रुपए में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो किस दिन के रेट पे? ईयर एंड के रेट पे नहीं, जो उसका ओरिजिनल रेट था। हां, अगर उसकी कहीं हम रिवैल्यूएशन करते हैं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं, तो फिर किस दिन का एक्सचेंज रेट? जिस दिन की वैल्यू है। ये वो प्रिंसिपल्स थे जो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। यहां पर उनको मिक्स नहीं करना, सिर्फ इसलिए मैंने पुरानी बात दोहराई थी। यहां पर हमने क्या करना है, सब्सिडरी के एसेट्स, चाहे वो मॉनेटरी हैं चाहे नॉन मॉनेटरी हैं, सब्सिडरी के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज, चाहे मॉनेटरी हैं चाहे नॉन मॉनेटरी हैं। मैंने ये बात पुरानी सिर्फ इसलिए दोहराई थी कि एक जहन में बात आ सकती है कि जी पहले तो हमने सीखा था कि मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड के रेट पे ट्रांसलेट करते हैं, नॉन मॉनेटरी को नहीं करते, जबकि यहां पर हम सबको कर रहे हैं। तो उसका जवाब यह है कि हां, यहां पर सबको करना है। तो हमने सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज को रुपए में ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं? कंसोलिडेट करना है ना। सेम प्रेजेंटेशन करेंसी होगी, प्रेजेंटेशन करेंसी वो होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं फंक्शनल करेंसी में। तो हमने इसको रुपए के साथ कंसोलिडेट करना है, इसलिए रुपए में इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट होंगे, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने से पहले हमने जितनी आज तक कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं, एडजस्टमेंट्स, कौन कौन सी मिसालें आपको याद पड़ती हैं? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, जो, अरे सवाल पूरा नहीं हुआ अभी, जो इसकी बैलेंस शीट ही के अंदर डबल एंट्री हो जाएगी, यानी इसका डेटर खत्म, इसका क्रेडिटर खत्म, ये एक एडजस्टमेंट है ना, वो सिर्फ इसी की बैलेंस शीट में हो रही होती है। नहीं, एक डेटर का खत्म हो रहा होता है, क्रेडिटर्स का खत्म हो रहा होता है, यूआरपी एक ही बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है। नहीं, एक का स्टॉक खत्म हो रहा होता है, दूसरे की रिटेल नहीं खत्म हो रही होती। तो इस तरह कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं आपके जहन में जो सिर्फ सब्सिडरी की बैलेंस शीट में ही पूरी हो जाएंगी? जितनी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं, यानी एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं होगा। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, चले मैं नाम ले लेके पूछ लेता हूं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है? देखो, गुडविल तो हम निकाल रहे होते हैं ना, असल में हम क्या कर रहे होते हैं, इसका एसेट बढ़ा रहे होते हैं और नेट एसेट्स बढ़ा रहे होते हैं।
वो जो हम गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स लेस कर रहे होते हैं, तो वो इसी में डबल एंट्री हो रही होती है। गुडविल फेयर वैल्यू की वजह से नहीं आ रही होती, गुडविल इन्वेस्टमेंट को और नेट एसेट्स को ऑफसेट करने की वजह से आ रही होती। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसके अंदर ही पूरी पूरी हो जाएगी, या एक इफेक्ट इधर और एक इधर होगा? इसी में पूरी हो जाएगी। वो इंटेंजिबल एसेट जो एस का था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसी में पूरा हो जाएगा, या एक इफेक्ट इधर एक उधर? इसी में पूरा हो जाएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करना, इसी में पूरा हो जाएगा। यूआरपी नहीं, वो इसमें नहीं होगा। अच्छा, इंटर कंपनी पेबल रिसीवेबल एलिमिनेट करना नहीं। और था डिविडेंड पेबल रिसीवेबल एलिमिनेट करना। यानी इन शॉर्ट, जो हम लोग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, और उन्हीं के पोस्ट एक्विजिशन इफेक्ट्स, उन्हीं के पोस्ट एक्विजिशन इफेक्ट्स यानी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, वो भी इसी के अंदर अंदर पूरा होगा ना। कैसे? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इसी की रिटेन अर्निंग से लेस होगा और इसी के पीपी से लेस होगा। तो ट्रांसलेट करने से पहले हम वो एडजस्टमेंट्स इसमें अपडेट कर देंगे, क्योंकि वो इसके अंदर हो सकती हैं। तो जो एडजस्टमेंट्स कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, मैं बात दोहरा रहा हूं, ये जो मैं जबानी बोल रहा हूं मैंने सब लिखा हुआ, पहले सिर्फ फोकस करें मैं क्या समझा रहा हूं। फिर से जोड़ता हूं, हमने इन दोनों को कंसोलिडेट करना है। ये रुपए में है या डॉलर में है? नहीं हो सकते कंसोलिडेट, इसलिए इसको रुपए में लाना पड़ेगा। कैसे लाना है? रुपए में ट्रांसलेट करना है। उससे पहले हमने एक काम यह करना है कि इसमें जो जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स इसी के अंदर हो सकती हैं, पहले वो कर लेंगे। जैसे मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स और उनके बाद के असरात की बात की, कर लिया। अच्छा, एक इससे भी पहले चीज है, ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ठीक हो, यानी इनमें कोई एरर ना हो। अगर सवाल में कोई एरर बताया, जैसे पिछले सवालों में होता है ना कि आईएस 19 की रिकॉर्डिंग होनी रह गई थी, फलाना चीज रिकॉर्ड होने से रह गई थी, वो रिकॉर्ड कर लें पहले, वो गलतियां ठीक कर लें, गलतियां ठीक कर ली। फिर दूसरा काम, जो इसके अंदर अंदर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, वो इसके डॉलर के रहते रहते ही कर लें, कर लिया। तीसरा काम, अब इसको हम लोग रुपए में ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट के ऊपर ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन इक्विटी को क्लोजिंग के ऊपर नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे ये बगैर सवाल के मैं समझा नहीं सकता, इसलिए पोर्शन स्किप कर देता हूं, सवाल के साथ समझाऊंगा। चूंकि गुडविल भी एस का ही एक एसेट है, तो गुडविल भी निकलेगी तो डॉलर्स में, ये रुपए में निकलेगी, निकलेगी तो डॉलर्स में। तो उसको भी हमने ग्रुप बैलेंस शीट में तो लाना है। किस रेट पे रुपए में ट्रांसलेट करें? एस का एसेट है गुडविल, क्लोजिंग पे ही होना चाहिए, बिल्कुल क्लोजिंग पे ही होगा। अच्छा, और लेकिन सर कंसीडरेशन जो पे करेंगे वो तो हो सकती है ना रुपीस में, वो डॉलर में भी हो सकती है, रुपीस में भी हो सकती है। वो भी कन्वर्ट, असल में वो डॉलर में होगी, असल में वो डॉलर में होगी। बेशक यहां से रुपया जा रहा होगा, लेकिन बाहर के लोगों को जा रहा होगा, तो उनको तो डॉलर ही दे रहे होंगे। हमने अगर दुबई में कोई सब्सिडी खरीदनी है तो उन लोगों को तो दिरहम ही देंगे ना, तो कंसिडरेशन भी रुपए में नहीं फॉरेन करेंसी में होगी। चलें, इतनी चीजें काफी हैं। अब मैं आपको ना सवाल के साथ समझाता हूं, बगैर सवाल के बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समझाना भी और आपके लिए समझना भी। तो वो जो साथ क्वेश्चन दिया हुआ है वो खोल लें। मैंने क्वेश्चन बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अभी बैलेंस शीट करने लगा हूं। सवाल पढ़ लें, सवाल सॉल्व करते करते आपको समझाता हूं, बगैर फिगर्स के समझना मुश्किल हो जाएगा।
जी ओके, चले मैं अब इसको सॉल्व करता जाता हूं और जो जो पोर्शन सॉल्व करता जाऊंगा वो फिर आपको मैं नोट्स में से पॉइंट्स पढ़ाता जाऊंगा। बैलेंस शीट के सवाल में जो वर्किंग में सबसे पहली वर्किंग आप करें वो वही करें जो पहले भी करते हैं, गुडविल। जो कैलकुलेट करेंगे आप फॉरेन करेंसी में और बाद में उसके साथ रुपए में क्या सलूक करना है वो पहले फॉरेन करेंसी कैलकुलेट कर लें फिर बताता हूं। अच्छा, आप इसको लिखें कुछ इस तरह से कि जैसे नॉर्मली गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसके राइट पे 2 कॉलम्स की जगह और रख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी की हमने? 160। एनसीआई की फेयर वैल्यू 50। नेट एसेट्स, कैपिटल 100। और क्या है इक्विटी में? रिटेन अर्निंग्स कितनी थी एक्विजिशन डेट पे? अच्छा, आप लोगों के पास जो सवाल पहुंचा हुआ वो ठीक है। इसमें ना एक लाइन मिस हो गई मुझसे, इसमें आप लिख लीजिए कि जो 2019 का प्रॉफिट है ना एफएस का वो है 40 मिलियन। चले आप पहुंचे हैं, देखें रिटेन अर्निंग कितनी थी एक्विजिशन डेट पे? हाँ जी, कितना था? सादा सा सवाल पूछा यार। इतना मुश्किल सवाल है? रिक्वायर की है 1 जुलाई 18 पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ। अरे क्या हो गया भाई, क्या सवाल पूछ लिया मैंने? अभी बैलेंस शीट में कितना है? ये 2020 के एंड की बात है, वापस चलते हैं। 2020 का पैट लेस कर दें, कितना? 48। डिविडेंड ऐड कर दें, 30।
चलो मिला के ऐड कर दो, खैर है, दोनों मिला के 30 और 19 का पैड भी लेस कर दें 40 62। तो उसमें ऐसी कौन सी साइंस थी जो और क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है बिल्डिंग की कितनी 18, ये हो गया 180 और गुडविल आ गई 30। ये किस दिन की कैलकुलेशन है? एक्विजिशन क्या डेट थी? 1 जुलाई 18। ये जो गुडविल इनिशियली निकाल ली है ना, बाकियों को टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो के बाकियों का इस्तेमाल हमने आगे जाके करना है, लेकिन जब जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे। फिर भी अगर आप कहें कि नहीं क्यों ना अभी कर लें, चलें कर लें, हर एक को रुपए में ट्रांसलेट कर लें, लेकिन ये सारा कब का वाकया है, तो इसलिए एक्सचेंज रेट भी कौन सा, एक्विजिशन डेट वाला। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल जरूरत नहीं है इस वर्किंग में रश मचाने की, गुडविल कर लें बहुत है। तो वो जो मैंने कहा था 2 कॉलम की जगह और रख लीजिएगा, एक रेट और एक पाकिस्तानी रुपए। तो सबसे पहले हम गुडविल की वर्किंग करेंगे। गुडविल की वर्किंग फॉरेन करेंसी में होगी। अच्छा, अगर आपको सवाल के अंदर ये जो मैंने यहां पर 160 दिया हुआ है, क्या पता ये 160 मिलियन डॉलर की बजाय रुपए दिए होते तो क्या करते? उसको हम उस दिन के डॉलर में वापस लेके जाते, क्योंकि हमने गुडविल फॉरेन करेंसी में ही कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको कंसिडरेशन रुपए में दी है तो आप उसको डॉलर में लेके जाएं। एक्विजिशन डेट पे कितने का है डॉलर? 100। गुडविल बन जाएगी 3000। इसमें उम्मीद तो यही है कि आपको को बहुत पुराना सवाल नहीं दिया होगा। उम्मीद तो यही है, बहुत पुराने साल से मुराद है कि ये नहीं कहा होगा कि सम ईयर्स अगो। उम्मीद है कि इसमें डेट्स दी होंगी, क्योंकि इसमें हमने हर दिन की हर ईयर की कैलकुलेशन अलग चलानी है साथ। ये 1 जुलाई 18 का है, पहला साल का बैंड हुआ। बेशक हम 2020 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको हर साल पे अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। बैलेंस शीट के सवाल में वैसे क्यूमुलेटिव चल जाएगा, लेकिन इसमें इनकम स्टेटमेंट की टेस्टिंग भी साथ ज्यादा है, तो उसके लिए तो लाजमी हमें हर साल का अलग अलग ही चाहिए। हम इसको 30 जून 20 तक नहीं, पहले 30 जून 19 तक लाएंगे, फिर 30 जून 20 तक लाएंगे। तो पहले 30 जून 19 तक आते हैं। इंपेयरमेंट है? नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक लाइन यहां छोड़ रहा हूं। इंपेयरमेंट नहीं है चूंकि, तो 30 फिर आ गया, 2020 के एंड पे आ जाते हैं। इंपेयरमेंट है? हाँ अब है, कितनी है? 5। इसके नीचे एक, मेरे पास जगह कम है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके नीचे मैंने एक लाइन और छोड़ी है और फिर उसके बाद लिखा है 25। ये मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है बीच में। ये मैंने किस दिन की फिगर लिखी है? ये नहीं, ये 30 जून 19, उस दिन क्या एक्सचेंज रेट था? 112। 30 जून 19 120। अब इसको 120 पे लाएं, 3600। एक एसेट 3000 से बढ़ के 3600 तक हो गया रेट चेंज की वजह से। एक्सचेंज गेन क्या एक्सचेंज लॉस? एक्सचेंज गेन। ये जो 600 है ये 2019 का एक्सचेंज गेन है।
कैसे निकलेगा? इस रुपी कॉलम की बैलेंसिंग फिगर होगी ये जो एक्सचेंज गेन है ये इस रुपी कॉलम की बैलेंसिंग फिगर होगी 600। ये जो इंपेयरमेंट लॉस है ये किस साल में है? इस पे दो ओपिनियन है, दोनों ठीक है। चूंकि ये ईयर एंड पे हो रही है तो इसको ईयर एंड वाला रेट भी लगा सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट पढ़ाते हुए बताऊंगा इनकम स्टेटमेंट की चीजों पर हम लोग एवरेज रेट भी लगा लिया करते हैं, तो इस पे एवरेज रेट भी लग सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है वो ईयर एंड का रेट है। तो इसको ईयर एंड के रेट पे हम 5 को रुपए में ट्रांसलेट करें तो ईयर एंड पे रेट क्या है? 130। कितना बन गया? 5 650। ये एक लाइन बीच में छोड़ी हुई है मैंने। अच्छा, ये 25 कब का वाकया है? 30 जून 20। तो 30 जून 20 पे इसको ईयर एंड के ऊपर क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करें 130। कितना? 3250। 2020 देखें टैली है या बैलेंसिंग फिगर है? रुपी कॉलम में, यहां नहीं, इस पे तो कोई बैलेंसिंग नहीं है, रुपी कॉलम में 300। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, जब भी पहले भी मैंने शायद कहा था जब भी आप किसी डाटा से मिसिंग फिगर निकाला करें तो उसमें प्लस माइनस में गलती हो जाती है, उसको क्रॉस चेक जरूर किया करें। अगर पॉजिटिव है तो देखें टैली होके वो आंसर आता है कि नहीं आता। ये क्या है अब 300? ये 2020 का एक्सचेंज गेन है, तो एक्सचेंज गेन गुडविल के ऊपर बैलेंसिंग फिगर निकला करेगा। तो हम लोग सबसे पहले गुडविल की वर्किंग किया करेंगे। अच्छा, नोट्स में पॉइंट नंबर 4 पढ़ा दिया आपको मैंने। क्या? टैक्स की वजह से नहीं, टैक्स तो ये गुडविल पे होता भी नहीं है, उधर एसओसीआई की वजह से, एसओसीआई के सवाल की वजह से। बैलेंस शीट में चल सकता है ये, बैलेंस शीट में तो आप टोटल निकालने चलेगा, एसओसीआई का भी चूंकि सवाल है तो उसके लिए आपको हर ईयर का अलग करना पड़ेगा। मैंने चूंकि इसी डाटा से एसओसीआई भी बनानी है इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं, वरना आप अगर ये सिर्फ एसओएफपी का सवाल होता तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते थे। लेकिन अगर आप आदत ही अलग की रख लें तो क्या हाल जाए, तो इसलिए आदत रख लें कि इसको अलग अलग करना है। मैंने लिखा भी अलग अलग का ही हुआ है, वरना बैलेंस शीट के सवाल में इस अलग की गुंजाइश, अलग की जरूरत नहीं है। मैं ये इंपेयरमेंट लॉस लेस करके फिर इस 3000 और इसका बैलेंसिंग लेता तो वो 900 ही आता, तो बैलेंस शीट में कंबाइंड भी चलेगा, लेकिन एसओसीआई के लिए इसको अलग ही करना पड़ेगा। गुडविल मैंने कहा था पॉइंट 4 लिखा हुआ है, वो बता दिया। पॉइंट 4 का लास्ट सेंटेंस नहीं बताया अभी, ये मैंने गुडविल की वर्किंग कर दी। अगला काम, अगले काम में हम जो सब्सिडरी की फॉरेन करेंसी वाली बैलेंस शीट है पहले उसी को ठीक करेंगे। अच्छा, ठीक क्या करेंगे? लिखा मैंने बेशक 2 अलग अलग पॉइंट्स में है, लेकिन हम इकट्ठे ही कर लेते हैं वो दोनों पॉइंट्स। उसमें अगर कोई एरर है तो वो भी ठीक करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि वो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स जो इसकी अपनी बैलेंस शीट के अंदर हो जाया करती हैं, जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, वो कर लेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स ग्रुप बैलेंस शीट में करते हैं, लेकिन अभी ग्रुप बैलेंस शीट तक मैं नहीं पहुंचा। अभी हम सब्सिडरी की, इसको मैं वर्किंग 2 कह देता हूं, अभी मैं सब्सिडरी की फॉरेन करेंसी बैलेंस शीट ही में अगर उसमें कोई जाती गलतियां तो वो ठीक कर रहा हूं,
और कंसोलिडेशन की वो वाली एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं वो जो पूरी की पूरी इसी में हो जाया करती हैं। मैं सिर्फ वर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी या ऐसा कोई इंटेंजिबल एसेट जो एस ने नहीं माना हुआ था वो सब भी तो करते हैं ना, तो वो भी सब हमने कर देना। यानी वो वाली एडजस्टमेंट्स जो एस की अपनी बैलेंस शीट में पूरी पूरी डेबिट क्रेडिट हो सकती हैं वो अभी कर देंगे। तो एस की, अच्छा इसको भी ना पहले देख लें कितने कॉलम चाहिए, बल्कि चलें बता ही देता हूं। अंग्रेजी $1 का कॉलम, रेट का कॉलम और रुपीस का कॉलम। तो अंग्रेजी हो गई, डॉलर हो गया, रेट हो गया और रुपीस हो गए। क्या क्या एसेट्स हैं सब्सिडरी के? पीपी कितना है? 200। इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर लें। क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? 18 ऐड कर लें और कितना अर्सा गुजर गया? 2 साल। तो उस 2 साल की एक्स्ट्रा डेप्शन लेस कर लें। सिक्स 18 की 2 साल की मैंने डेप्शन लेस कर दी। $212। और क्या है? इन्वेंट्री कितनी है? इसमें से यूआरपी माइनस कर दूं? नहीं, वो नहीं करना अभी, वो ग्रुप बैलेंस शीट की चीजें हैं। कोई और एरर वगैरह कुछ? कोई एरर तो नहीं है? नहीं। कितनी है इन्वेंट्री? 40। और क्या है? डेटर। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितनी है? 20। और कैश एंड बैंक 10। कैपिटल 100। अच्छा, वो जो ये जो 18 की एडजस्टमेंट है, ये एसेट डेबिट और इसकी इक्विटी ही बढ़ाते हैं ना। ये इक्विटी है ना, तो हम उस इक्विटी को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक अलग से लाइन क्रिएट कर देता हूं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कह के 18। इसमें से डिडक्शन नहीं लेस की मैंने भी, वजह आगे चल के 2 लाइनें आगे चल के पता चलती है। चले, और क्या है? ये 18 मैंने ये वाला 18 लिख दिया। पीपी डेबिट और ये क्रेडिट। आगे अच्छा, रिटेन अर्निंग सारा इस बैलेंस शीट में मेन चीज है। इस सवाल में चूंकि इंफॉर्मेशन है और जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से एक के अलावा बाकियों में इंफॉर्मेशन है, तो चूंकि सिखा रहा हूं भी पहली दफा, तो इंफॉर्मेशन है। खरीदने से लेके अब तक जितने साल गुजरे हैं, रिटेन अर्निंग तोड़ के लिखने लगा। सबसे पहले खरीदते हुए जो थी प्री एक्विजिशन, $62। फिर उसके बाद एक एक साल करके 2019 में कितना पैट कमाया? 2019 में 40। लेकिन इस 40 को एडजस्ट करना है क्या? 3 के 6, 3, 1 साल। ये हो गया 37। 2019 का डिविडेंड 10। 2020 का पैट
48 माइनस 3, और एक और काम करता हूं उसमें भी, 20 का डिविडेंड 20। मैंने अभी पैड वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। रिटेन अर्निंग्स को जितना तोड़ सकता था तोड़ के लिख लिया। इसी तरह अगर अदर रिजर्व्स होते तो हर साल की ओसीआई में अलग अलग लिखता। क्या जी? किस चीज की वर्किंग? वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग सब्सिडरी की डॉलर बैलेंस शीट ही रुपए में लानी है, उससे पहले उसको अपडेट कर रहे हैं। क्या अपडेट कर रहे हैं? अगर उसमें कोई गलतियां हैं किसी आईएएस की, वो ठीक करनी है इसमें गलती। फिर अगर इसमें कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वगैरह थी कंसोलिडेशन की, वो एडजस्ट करनी है। और रिटेन अर्निंग को जितना फैला सकते हैं हर साल का अलग अलग वो फैला के लिखे। उसकी रीजन है, ये असल में ना सवाल जब तक पूरा शक्ल नहीं निकलती, ये टुकड़ों टुकड़ों में ही समझा सकता हूं। अच्छा, एक लाइन मेरे ख्याल में और लिखनी पड़ेगी। पॉज करना जरा। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसके इक्विटी की चीजें पूरी हो गई। रिटेन अर्निंग की थी ना, बस ये हो गई रिटेन अर्निंग पूरी। और बैलेंस शीट में क्या है? क्रेडिटर्स। यहां मैंने ना एक लाइन छोड़ी है, इधर मैंने एक लाइन छोड़ी है, बल्कि 2 लाइनें छोड़ दें, 1 2। क्रेडिटर्स कितने? इसके नीचे 2 लाइनें छोड़ी है मैंने। क्रेडिटर्स कितने? 50। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि पेरेंट ने 12,500 की चीजें सब्सिडरी को बेची थी, उनमें से आधा अब भी पेएबल है। तो ये गुड्स चूंकि रुपीज में ही इनवॉइस हुई थी, तो पेरेंट की बैलेंस शीट में तो ये फॉरेन करेंसी रिसीवेबल नहीं है, क्योंकि पेरेंट की बैलेंस शीट रुपीज में है और उसके डेटर्स में रुपीज ही आ रहे हैं। लेकिन सब्सिडरी की बैलेंस शीट डॉलर में है और उसने इन गुड्स के अगेंस्ट पे रुपीज में करना है। तो अगर सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये उसका एक फॉरेन करेंसी पेएबल है। तो रुपीज फॉरेन करेंसी पेएबल है, थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्क में चले जाएं तो हम फॉरेनर हैं, तब हम किसी दूसरे मुल्क में होंगे तो हम फॉरेनर होंगे। तो अगर हम सब्सिडरी की बैलेंस शीट में देखें तो उसने जो रुपए पे करने हैं, तो सब्सिडरी के लिए वो एक फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, और IAS 21 के मुताबिक उसको ये पेएबल ईयर एंड के रेट पे ट्रांसलेट कर लेना चाहिए था। निकालें, गेन आता है कि लॉस आता है? गेन है कितना? 1.92। रुपए में तो नहीं निकाल दिया, डॉलर में निकलेगा ये। जब गुड्स खरीदी गई थी तो उस वक्त डॉलर कितने का था? तो उसने ये पेएबल बनाया होगा 12,500 डिवाइडेड बाय 125,
और डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए आईएस 21 में सिखाया था कि जिस करेंसी में आंसर चाहिए अगर वो एक्सचेंज रेट में नीचे है तो डिवाइड कर दें, ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पेबल था जिसमें से ईयर एंड पे इतना रहता है, ये ओरिजिनली रिकॉर्डेड था। अब इसको अपडेट करेंगे, अपडेट होके ये 12,500 का आधा 6250 हो गया। अब ईयर एंड पे किस रेट पे अपडेट होगा ये 130, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.92 मिलियन डॉलर्स। ये मैंने वर्किंग 2.1 एक्सचेंज गेन निकाला है। तो चूंकि ये गेन है इनकम, तो यहां पर हो जाएगा ऐड 1.92, और गेन है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, -1.92। जी आप बताएं। funding 46.92। अच्छा, इस सवाल में वैसे एसओसीआई भी है, लेकिन अभी मैं ये सवाल सिर्फ बैलेंस शीट की हद तक करा रहा हूं, वरना हमने एसओसीआई भी चूंकि बनाई होती तो पैट वहां से आ जाता, ये ना करना पड़ता, पैट वहां से आ जाता। लेकिन मैं अभी सवाल सिर्फ एसओएफपी के लिए करवा रहा हूं, इसलिए मैंने पैट ऐसे निकाला है। 48 पॉइंट, और ये इंशाल्लाह बराबर ही होगा। जब तक इस सवाल को पूरा नहीं ना कर लेता तब तक बहुत सारी चीजों की लॉजिक के बगैर आप बस ये देखें कि क्या करना हूं मैं। अब इस पूरी बैलेंस शीट को हम ट्रांसलेट करेंगे रुपए में। कैसे? सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज ईयर एंड के रेट पे कितना है 130। एसेट्स के लिए डब्बा बना दिया, काफी है, और लायबिलिटी भी 130 पे। बताइए पीपी 27560, इन्वेंट्री 5200, डेटर कैश एंड बैंक 3666। Creditors 6250.4। तो एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट पे। अभी तक जो किया ये मैंने आपको नोट्स में से 0.1, 2 और 3 का ए बता दिया है। अभी तक हमने 1, 2 और 3 का ए कर लिया। इस पोर्शन पे आते हैं। चूंकि ये तीन चीजें ये गुडविल निकालने में इस्तेमाल हुई हैं और मैंने इस पहली वाली गुडविल को एक्विजिशन डेट के रेट पे ही ट्रांसलेट किया था, तो इफेक्टिवली मैंने फिर इन सारी आइटम्स को एक्विजिशन डेट पे किया हुआ है। तो इस पोर्शन को प्री एक्विजिशन वाला पोर्शन, इस पे कौन सा रेट लगेगा? एक्विजिशन डेट वाला 100, 100, 100 और 100। 10,000, 18 और 62।
पैट होता है इनकम्स और एक्सपेंसेस का नेट, और इनकम और एक्सपेंसेस साल में किसी एक दिन ही होते हैं, तो पूरे साल में होते रहते हैं। तो चूंकि पूरे साल की ट्रांजेक्शन है तो प्रेफरेंस तो ये है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस पे ट्रांजेक्शन डेट जो एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुई थी वो वाला रेट लिया जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तब 365 दिन हैं, हर दिन ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अब हम एसओसीआई या बैलेंस शीट में ये हिसाब रखें कि कौन कौन सी इनकम कौन कौन सा एक्सपेंस किस दिन रिकॉर्ड हुआ था, लाखों ट्रांजेक्शन होंगी। तो उसके लिए फिर आसानी ये है कि एवरेज रेट ले लिया जाता है। तो इनकम एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट ले लिया जाता है। हां, अगर कोई एक आधी ट्रांजेक्शन है, जैसे ये जो अभी हमने यहां किया था, ये उसके लिए परचेजेज ही थी ना, ये जो मैंने पहली ये जो किया है परचेजेज ही थी, लेकिन मैंने इसके लिए कौन सा रेट लिया है? जो उस दिन की ट्रांजेक्शन का रेट था। तो इसी तरह डिविडेंड पे कौन सा रेट लूंगा, क्योंकि ये भी एक दिन की ट्रांजेक्शन है, ये कौन सा पूरे साल की टोटल फिगर है। तो जो हमें किसी स्पेसिफिक डेट की ट्रांजेक्शन बताई है और उसका रेट पता है, तो आइडियली तो ये है कि वो ट्रांजेक्शन वाला रेट लगे। लेकिन अगर नहीं, जो कि नहीं होता इनकम एक्सपेंसेस में, तो इनकम एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट लगता है, यानी पैट के लिए एवरेज रेट लगता है। तो 2019 का एवरेज रेट क्या था? 119 116 और 20 के लिए एवरेज रेट 100। तो ये वजह थी इसको तोड़ने की कि इनके ऊपर रेट्स अलग अलग लगने थे। इस वाले डिविडेंड पे ये 1 जनवरी 19 का डिविडेंड है 112, और ये है 1 जनवरी 20 का 125। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। अगर ये नीली वाली बैलेंस शीट टोटल करें तो टैली होगी? नहीं, हरगिज नहीं है। क्यों? रेट्स का फर्क है। वो हमने सारे 130 पे किए हैं, ये हमने 130 पे किया, यानी काली बैलेंस शीट टैली थी, लेकिन जब उसको नीला रंग किया हमने तो उसके एक्सचेंज रेट्स अलग अलग हैं, तो टैली नहीं है। ये फर्क क्यों है? एक्सचेंज रेट्स की वजह से फर्क है ना। और ये नीली नीली बैलेंस शीट हम कर क्या रहे हैं? हम काली बैलेंस शीट को ट्रांसलेट कर रहे हैं। और ये काली बैलेंस शीट है किसकी? ये क्या है काला काला? ये हमारी फॉरेन सब्सिडरी यानी फॉरेन ऑपरेशन है। तो फॉरेन ऑपरेशन की ट्रांसलेशन पे जो एक्सचेंज डिफरेंस है, ये इक्विटी में एक अदर रिजर्व्स के अंदर एक नाम क्रिएट होता है, एक्सचेंज रिजर्व, ट्रांसलेशन रिजर्व भी कह सकते हैं उसको, ये उसमें जाता है। तो ये जो यहां पर 2 लाइनें छोड़ी थी, एक लाइन मैंने छोड़ी थी कि रिटेन अर्निंग का टोटल कर लेंगे, काम आएगा आगे। तो दूसरी जो लाइन छोड़ी थी वहां लिख रहा हूं मैं एक्सचेंज रिजर्व्स। ट्रांसलेशन रिजर्व भी कह सकते हैं इसको, एक्सचेंज रिजर्व भी कह सकते हैं। और ये होगी नीली बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर। ये काली बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा। तो ये नीली बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर होगी। देखिए कितनी, 57 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो वर्किंग वन गुडविल जैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी में करने के बाद गुडविल और उसका इंपेयरमेंट और एक्सचेंज गेन ये हमने रुपी वाले कॉलम में लिखना है। दूसरी वर्किंग
सब्सिडरी की डॉलर बैलेंस शीट को पहले ठीक करें। ठीक से मुराद अगर उसमें कोई आईएस की गलती है तो वो ठीक करें, फिर उसमें जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं जो पूरी पूरी डबल हो सकती हैं वो करें, जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद उनको ट्रांसलेट करें। हाँ, एक चीज और, सब्सिडरी की इक्विटी को जितना तोड़ सकते हैं तोड़ लें। अच्छा, अगर ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं ना, अगर उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते तो फिर उसका भी एक हल है, वो भी एक सवाल के अंदर है। अभी हम तोड़ सकते हैं। अब आप रिटेन अर्निंग का टोटल कर लें, इक्विटी का रहने दें, रिटेन अर्निंग का कर लें, चाहे तो सिर्फ इस पोर्शन का कर लें या चलें इसको भी कर लें, ताकि हमारी वो रिटेन अर्निंग की वर्किंग का एक रूटीन के अंदर फॉर्मेट पूरा हो जाए। वरना कोई शर्त नहीं है इसको टोटल करना, आप सिर्फ ये पोस्ट को कर लें वो भी ठीक है। चले खैर कर दें, अब डब्बा बना दिया मैंने तो। 1 to 8 level 7. 1 to 6. अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। $46.92 इंटू 128। ठीक है ठीक है। यहां तक क्या किया है ये बात क्लियर होनी चाहिए। कोई सवाल है तो पूछें। अब ये काफी हद तक एक नॉर्मल सवाल बन गया। सब्सिडरी भी रुपए में और पेरेंट तो है ही रुपए में। अब ये एक नॉर्मल कंसोलिडेशन का सवाल है, लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दोबारा करने नहीं लग जाना। क्यों? वो हमने कर लिए ऑलरेडी। हाँ, जो बाकी इंटर कंपनी वाली एडजस्टमेंट्स हैं, एक से एक एसेट उड़ाना, दूसरे से लायबिलिटी उड़ाना, यूआरपी, वो करेंगे। अब गुडविल और उसकी इंपेयरमेंट ऑलरेडी कर ली हुई है, यहां कर ली नहीं, तो वो सब भी करेंगे। गुडविल की अगर कोई इंपेयरमेंट है तो वो करनी है। तो सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स वगैरह जो थी वो हमने कर ली हैं, वो दोबारा नहीं कर देनी। तो अब हमारे पास ये एक नॉर्मल सवाल बन गया जिसमें सब्सिडरी भी रुपए में आ चुकी है और पेरेंट तो है ही रुपए में। अब नॉर्मल सवाल करते हुए गुडविल की वर्किंग करते हैं, कर ली है। फिर अदर रिजर्व वगैरह की होती है, रिटेन अर्निंग, एनसीआई, वो कर लेते हैं। कोई और रिजर्व तो नहीं है, लेकिन ये एक्सचेंज रिजर्व जो हमने नए क्रिएट किए ये हैं, और इसमें होंगी दो चीजें। इसमें दो चीजें आएंगी। एक जो हमने यहां पर ट्रांसलेशन का डिफरेंस निकाला, दूसरा गुडविल का एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज रिजर्व में ये जो मैंने कहा ना, इक्विटी ग्रुप के अंदर एक अलहदा आइटम है। इसमें दो चीजें हैं, एक इस नीली बैलेंस शीट का बैलेंसिंग जो कि ट्रांसलेशन की वजह से बना, और एक गुडविल का एक्सचेंज गेन लॉस। ये जो ग्रुप बैलेंस शीट के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स और अदर रिजर्व्स आ रहे होते हैं, ये टोटल एस के टोटल आ रहे होते हैं, सिर्फ ग्रुप का हिस्सा आ रहा होता है। अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग की जो फिगर्स ग्रुप बैलेंस शीट में नजर आ रही होती हैं, ये ग्रुप का हिस्सा आ रहा होता है। क्यों? बाकी किधर जाता है? वो एनसीआई में क्लब हो जाता है। तो इसलिए ये भी हमने सिर्फ ग्रुप का, क्योंकि अलग से नाम है ना एक्सचेंज रिजर्व, एनसीआई में तो सब समेट के एनसीआई के नाम से आ रहा होता है। जैसे अगर सब्सिडरी के कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हैं, तो वो जो बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से आएगा वो सिर्फ हमारा हिस्सा आएगा। एनसीआई का हिस्सा तो एनसीआई के नाम में कवर हो जाएगा। तो ये भी हम सिर्फ वो लिखने लगे हैं जो हमारा हिस्सा है। इसमें मैंने कही दो चीजें, एक वो गुडविल का एक्सचेंज गेन है,
और चूंकि ये बैलेंस शीट आइटम है, ये बैलेंस शीट आइटम है, तो गुडविल का एक्सचेंज गेन कौन सा लिखूं मैं? सिर्फ 20 वाला? ये एक्सचेंज रिजर्व में बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, टोटल। तो क्यूमुलेटिव गुडविल वाला भी आएगा, क्यूमुलेटिव एक्सचेंज गेन ऑन गुडविल, और ये भी आएगा। ये क्यूमुलेटिव ही है, ये क्यूमुलेटिव है, क्योंकि बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर निकालिए तो ये क्यूमुलेटिव ही है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी टेक्निकल बात, फॉरेन सब्सिडरी को हम रुपए में ट्रांसलेट कर रहे हैं। इन सब में, या कह लें कि इस इक्विटी में एनसीआई का भी हिस्सा है या सारा हमारा ही है? अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे नहीं, प्रोपोर्शनेट शेयर पे होती तो ये हिस्सा ना तो एनसीआई का। अगर एनसीआई, इस सवाल में एनसीआई किस पे? प्रोपोर्शनेट पे, फेयर वैल्यू पे। तो अगर ये प्रोपोर्शनेट पे होती तो उसमें एनसीआई का हिस्सा ना होता। यानी ये जो फिगर निकली है ना, ये, इसमें तो है हमारा और एनसीआई का हिस्सा, लेकिन इसमें एनसीआई का है या नहीं है डिपेंड करता है कि एनसीआई का गुडविल से ताल्लुक है कि नहीं। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे होती तो ये सारा का सारा हमारा होता, लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इसमें भी फिर हमारा और एनसीआई का हिस्सा है। तो चूंकि इस सवाल में एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इसमें फिर हमारा और एनसीआई दोनों का हिस्सा है। तो ये है जी 600 और साथ 300, लेकिन चूंकि हमारा हिस्सा लगना है कितना? 80%। इसी तरह इसमें से भी 5731.84 में हमारा हिस्सा 7 4585.305। ये एक्सचेंज रिजर्व है। ये इस टॉपिक की एक नई चीज सिखाई है आपको। ये दो टुकड़ों से मिलकर बनी है, एक गुडविल का एक्सचेंज गेन लॉस से, क्यूमुलेटिव बैलेंस शीट फिगर है क्यूमुलेटिव, और दूसरा इस काली नीली बैलेंस शीट के चक्कर में जो निकली है बैलेंसिंग फिगर, ये इस पे तो हमारा हिस्सा लगना ही लगना है। इस पे हमारा हिस्सा लगना है या सारा हमारा होगा, डिपेंड करता है कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट पे है। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे शेयर पे हो तो गुडविल का एनसीआई से ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए सारा गेन फिर हमारा होता। लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फिर एनसीआई का हिस्सा और हमारा हिस्सा अलग अलग होगा। ये मैं आपको अब नोट्स में से 1 2 3 4 5 ये सब पूरा बता चुका। एक नजर पढ़ लें ताकि आइडिया हो जाए कि जो लिखा हुआ वो काफी है या मजीद कुछ। यहां तक जितना करा दिया मैंने आपको अपने नोट्स में से पॉइंट 1 2 3 4 5 तक बता दिया। ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स। पी का कॉलम और एस का कॉलम। पी में बैलेंस शीट में कितनी रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं? 31,000 और एस में 12,877.76। इसमें से माइनस कर दें प्री। अच्छा, ये भी मैंने सिर्फ वो आदतन इस शक्ल में लाने के लिए किया है, क्योंकि हो सकता है कोई और लोकल सब्सिडरी भी होती तो फिर हम इस तरह लिख रहे होते हैं ना, वरना अगर मैं सिर्फ ये टोटल कर लेता तो ये
तो पोस्ट ही आ जाता। और हम जब ये कर रहे होते हैं ना दिस माइनस प्री, तो टेक्निकली हम पोस्ट लिख रहे होते हैं, बस ऐसी आदतन, यानी कि आप फॉर्मेट के फ्लो में चलते रहे, इसलिए मैंने पहले टोटल और फिर 6200 माइनस कर दिया। और कोई रिटेन अर्निंग की एडजस्टमेंट? इम्पेयरमेंट, गुडविल की इम्पेयरमेंट यहां के यहां सब्सिडरी में। $650। यूआरपी देखिए कितना, ये तो रुपए में ही निकलेगा। अच्छा, अगर सब्सिडरी ने बेचा होता, सब्सिडरी ने, तो वो तो अमाउंट भी डॉलर्स में होती, और फिर लेकिन हम तो कैलकुलेशन रुपए में ला रहे हैं, तो फिर उसको किस रेट पे रुपए में लाते? जिस रेट पे बेचा गया था, ट्रांजैक्शन रेट वाला। तो ये चूंकि है ही रुपया, तो 12500 पे 30% प्रॉफिट था, और इसमें से 40% चीजें बची हुई हैं। जी, और कुछ? जी जी, अगर ये जो है लेकिन कुछ सवाल में होता है कि ड्यूरिंग पीरियड, तो फिर मजबूरन एवरेज रेट ले लेंगे। वो मैंने कहा ना, इनकम एक्सपेंसेस की चीजों में अगर किसी ट्रांजैक्शन का एक्चुअल रेट बता दिया तो फिर एक्चुअल रेट, वरना फिर हम लोग एवरेज ले लेते हैं। 3-4 ट्रांजैक्शन है और 3-4 ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज रेट भी दे दिया, नहीं होगा इतना ज्यादा, पहली इतना बड़ा सवाल है ये, साथ अगर कोई लोकल सब्सिडी भी आ गई। जी, एक चीज और है, और ये आपने जरूर देखनी है सवाल में। सवाल में इस पे खामोशी ही क्यों ना हो, आपने खुद जरूर चेक करना है। पेरेंट की बैलेंस शीट में अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट तो अपीयर हो ही रही है। कितने रुपए? 28,000। हम इस सब के ऊपर क्या एक्सचेंज रेट लगा रहे हैं? तो फिर पेरेंट की बैलेंस शीट में तो 16,000 आ रहा होना चाहिए था। तो क्या किया उसने? चूंकि ये उसकी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ना, तो उसने इसको अपडेट कर लिया, पेरेंट ने इसको अपडेट कर लिया। तो अगर ऐसी कोई हरकत पेरेंट ने की है तो उसको रिवर्स करना है। ये आपने खुद ही चेक करना है सवाल में। पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 16,000 आ रही होती, क्योंकि उसकी जेब से जो पैसे गए थे वो तो 16,000 गए थे। जब उसने इन्वेस्ट किया था तो उसकी जेब से तो 16,000 रुपया गया था, लेकिन उसकी बैलेंस शीट में 16,000 नहीं, वो नए रेट पे आ रहा है, तो उसको रिवर्स करें। तो इसका जो गेन है वो रिवर्स कर देते हैं। $20,800 माइनस 16,000,
कोई और इन्वेस्टमेंट का दो तो कौन सी? कोई और इन्वेस्टमेंट या ये वाली इन्वेस्टमेंट अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैंने सवाल डाला है ना, ये जो पॉइंट डाला है, ये टेक्निकली अगर IAS 21 के हिसाब से देखें तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी आइटम नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी आइटम नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन लोन डिवेंचर वाला मॉनेटरी आइटम है। और अगर इसने इसको कोई लोन शोन दिए होते तो हो सकता है वो उसने इन्वेस्टमेंट में साथ शामिल किए होते, उनको फॉरेन करेंसी गेन लॉस अपडेट किया होता। तो शेयर्स में होना चाहिए नहीं, लेकिन हो सकता है। सवाल वाला एक एडजस्टमेंट डाल दे कि जी उसने एक्सचेंज, या आप कह लें कि शायद पेरेंट की गलती समझ लें इसको आप। मैंने कहा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन दोनों की अपनी है उनमें वो गलतियां भी हो सकती हैं, तो इसलिए हो सकता है इसने वैसी गलती से अपडेट कर लिया। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट की कौन सी फिगर आ रही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है और वो मॉनेटरी आइटम्स नहीं होती, तो उनको हर साल के एंड पे अपडेट नहीं होना बनता। लेकिन हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं तो ये IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और IAS 21 कहता है कि IAS 27 कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है तो आप उसको पेरेंट की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS 9 के मुताबिक रख सकते हैं। तो हो सकता है वो उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहा होता, ईयर एंड पे अपडेट किया होता, तो जो भी उसने किया होता उसको रिवर्स करना। हो सकता है उसने फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स पे अपडेट किया होता, तो जो भी पेरेंट ने अपडेशन की हुई अपनी इन्वेस्टमेंट पे उसको रिवर्स करना है, क्योंकि हम वो इन्वेस्टमेंट उड़ाने लगे। देखें हम इन्वेस्टमेंट कितनी है जो उड़ा रहे हैं, जो गुडविल की वर्किंग में आ रही है। ये हम लोग पेरेंट की बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट उड़ा देते हैं और सब्सिडरी की बैलेंस शीट में से जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विटी है वो उड़ाते हैं, तो ही तो दोनों को कंसोलिडेट करते हैं। तो हम पेरेंट की बैलेंस शीट में से वो इन्वेस्टमेंट उड़ा रहे हैं जो यहां वर्किंग में लिखी हुई है, लेकिन बैलेंस शीट में फिगर और आ रही है फिर, तो इसलिए अगर उसमें उसने को गेन शेन डाला हुआ तो वो रिवर्स किया जाता है। तो मैंने उसको एक्सचेंज गेन कह दिया। वैसे टेक्निकली ये सही नहीं था क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे एक्सचेंज गेन नहीं होता, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये बताना था आपको कि अगर पेरेंट की बुक्स में इन्वेस्टमेंट की फिगर इससे डिफरेंट आ रही है, क्लियरली लिखा हुआ है कि वही है जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, तो वो रिवर्स करनी है। तो ये मैंने वो 1648 रिवर्स कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग्स की नहीं, ये बन गया 27.76 और इस पे शेयर आ जाएगा 80%, 48.21। 29.21। ये हो गई रिटेन अर्निंग्स। टू 5000 और ये इन दोनों का हिस्सा, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे ना होता, प्रोपोर्शनेट पे होता, तो सिर्फ इसका हिस्सा। फेयर वैल्यू पे है तो दोनों का हिस्सा, तो इसका एक्सचेंज रिजर्व्स में हिस्सा।
दोनों पे अलग अलग हिस्सा 5731.84 प्लस 900 का 20%। 1326.37 और रिटेन अर्निंग्स में हिस्सा 20%। 5 है, 5 कर लेंगे। Seven five three one 75 3119. ग्रुप बैलेंस शीट बनाए, आप लोग बनाए, अभी लेक्चर पॉज कर दें और ग्रुप बैलेंस शीट बनाएं। हाँ जी, बैलेंस शीट टैली पीपी सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुडविल की वर्किंग हो चुकी है, 3250 गुडविल में आ जाएगा। स्टॉक दोनों को ऐड करेंगे और ये यूआरपी माइनस करेंगे। डेटर्स सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे और इंटरकंपनी बैलेंस है एक। इंटरकंपनी बैलेंस कितना है? 12500 का आधा 6250। तो वो 6250 डेटर्स में से भी माइनस और क्रेडिटर्स में से भी माइनस। कैश सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे तो एसेट्स का टोटल आ जाएगा 17160। कैपिटल पेरेंट का एक्सचेंज रिजर्व ये हैं, रिटेन अर्निंग्स ये हैं, एनसीआई ये है और क्रेडिटर्स दोनों को ऐड करके 6250 माइनस। तो अगर कोई राउंडिंग ऑफ का फर्क हो तो शायद को पॉइंट्स में फर्क हो, वरना नहीं है। है फर्क? नहीं है। 472192 नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो ये है जी बैलेंस शीट। अच्छा, अब इसके बाद मैं पहले बैलेंस शीट ही की प्रैक्टिस करा दूं क्योंकि फिर मैंने बैलेंस शीट का एक और सवाल होमवर्क देना है। एसओसीआई कल करा दूंगा। अभी मैं अगले लेक्चर में ना पास्ट पेपर का एक सवाल कराता हूं और हो सकता है टाइम बच जाए तो एसओसीआई का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अगर नहीं तो बैलेंस शीट का एक पास्ट पेपर का सवाल मैं करा रहा हूं। अच्छा हाँ, अब काम ये कर लें कि ये पढ़ लें पूरा नोट्स में जो मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ लें। पेज 1 ही बस। जैसे इसमें हमने स्टॉक में से 8000 से हमने वो यूआरपी माइनस नहीं सॉरी लेटर्स में से हमने जो 6250 माइनस कर दें, वो हमने माइनस कर लेटर्स में तो चले इसमें तो 50-50 आ गया $50 है। $50 कैसे? तो बैलेंस शीट में 50 आ रहे हैं। नहीं, हम तो रुपए में ले आए हैं ना। ये
राउंडिंग ऑफ का फर्क है, वरना यही वाला ही है उसके पास। ज्यादा डिफरेंस हो तो वो ज्यादा डिफरेंस कैसे? उधर हो जाएगा। किसमें ज्यादा डिफरेंस? अगर ट्रांसलेशन में डिफरेंस आएगा अब वहां तो नहीं, ट्रांसलेशन में डिफरेंस किससे आ गया? देखो असल में हुआ क्या है कि 6250 ही है और वो 130 के ऊपर हमने अपडेट किया है। वो तो राउंडिंग ऑफ है ना, इसलिए ये 7.4 आ गया, वरना यही पेबल है इसके पास। और अभी अभी हमने ये जो इधर से माइनस किया है, क्यों किया माइनस? हमने इसको 130 पे अपडेट किया है, तभी तो इसको एक्सचेंज गेन कहा है। तो ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से 0.4 है, क्योंकि ये 1.92 राउंड ऑफ हो गया ना, पॉइंट डिवाइड बाय 130 120 समथिंग, तो इसके पास यही पेबल आ रहा था। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं, इसमें तो मैंने रखा ही सिर्फ इसको पेबल था, और भी पेबल हो सकते हैं। डिफरेंस कैसे कह रहे हैं आप? यानी आप कह रहे हैं कि ये आंसर, चले सिर्फ यही पेबल था इसके पास, तो ये 5250 से भी कम आ रहा होता, इसको डिफरेंस कह रहे हैं आप? हमने अपडेट कर लिया 130 पे, इसकी बैलेंस शीट में ये 1.92 क्या किया है? इसके क्रेडिटर को अपडेट किया है ना, क्योंकि मॉनेटरी आइटम थी। किस रेट पे अपडेट किया है? 130 पे। 130 पे अपडेट कर लिया ना, और जब उसको 130 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 6250 ही आ गया। चूंकि उसके पास था ही सिर्फ ये पेएबल, तो ये 6250 ही आएगा, ये 6250 से कम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जिस रेट से मल्टीप्लाई करके ये निकला है उसी 130 पे ही तो हमने इसकी काली वाली बैलेंस शीट को अपडेट किया है। ये जो अदर रिजर्व्स हैं, एक्सचेंज रिजर्व्स, ये क्यूमुलेट हो रहे हैं बैलेंस शीट में। अगर हम फॉरेन सब्सिडरी कभी कल को बेच दें, तो जिस तरह सब्सिडरी के बेचने पे हम गेन ऑन डिस्पोजल निकाला करते थे, गेन ऑन डिस्पोजल, और वो इधर प्रॉफिट आता था इधर, तो ये जो अदर रिजर्व्स में पड़ा हुआ इकट्ठे होते चले जा रहा है एक्सचेंज रिजर्व में, इट शैल बी रिक्लासिफाइड टू P&L। एक होता है वैसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देना, यानी विद इन इक्विटी ट्रांसफर। एक होता है रिक्लासिफाइड टू P&L, यानी जिस साल सब्सिडरी बेचेंगे ना, एसओसीआई में गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा होगा एसओसीआई के फेस पे, साथ ये भी उसमें ऐड होके गेन ऑन डिस्पोजल के तौर पे आएगा। यानी जब फॉरेन सब्सिडरी बेच दी जाएगी तो जो एक्सचेंज रिजर्व्स क्यूमुलेटिव पड़े हुए थे बैलेंस शीट में, इट शैल बी रिक्लासिफाइड टू P&L। ये अगले पेज के टॉप पे लिखा हुआ। लेकिन सिर्फ ये, इसका एक हिस्सा यहां भी है, इसको P&L में नहीं ले जाना, बस ये एनसीआई के अंदर ही है। इस देखें, एक्सचेंज रिजर्व का हमारा हिस्सा और एनसीआई का हिस्सा, अपने हिस्से को P&L में लेके जाना है, एनसीआई वाले को नहीं लेके जाना। ये अगले पेज के टॉप पे लिखा हुआ। टोटल एक्सचेंज रिजर्व 5731 थे, इसका एक हिस्सा इधर लिखा, एक हिस्सा इधर लिखा, तो इस वाले को नहीं लेके जाना P&L में, इस वाले को लेके जाना। अच्छा, जब आप लेक्चर 66 लगाएंगे ना, तो आप लेक्चर लगाने से पहले, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, आप दिसंबर 14 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। दिसंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1, ये पढ़ के फिर लेक्चर 66 लगाइएगा। वैसे तो एक आंसर उनके दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन कुछ कुछ याद हो अगर लास्ट टाइम मैंने क्या बात की थी। हैं?
हाँ वो तो बहुत पुरानी। चले खैर, अभी बहुत सारा है और क्लासेस भी नहीं है, मैं बीच में स्किप भी कर देता हूं, कोई बात नहीं। सही बुखारी में रिवायत है और ये ना हम पे बहुत शदीद किस्म की एप्लीकेबल है। मुझे लग रहा है मैंने रिपोर्टिंग में सुना दी हुई है, चलें दोबारा सुन लें। ये हम पे बहुत शदीद एप्लीकेबल है। हम लोग ना जब दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, जैसे हम पाकिस्तान के हालात की बात करें, तो हम फौरन ही फैसला कर चुके होते हैं कि ये जो हुक्मरान है इन्हें बख्शे बख्शे नहीं जाना। मतलब हम अपनी तरफ से उनको जहन्नुम दे चुके हैं कि इन लीडर्स ने नहीं बख्शे जाना, ये जरदारी नवाज शरीफ इन्होंने नहीं बख्शे जाना। क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि चूंकि इनको अल्लाह ने हाकिम बनाया था, इन्होंने जुल्म को दूर नहीं किया, करप्शन की, तो इन्होंने तो बख्शे नहीं जाना। तो ये जो हाकिम है ना, इसकी पूछ तो बहुत है, लेकिन क्या सिर्फ मुल्क का हाकिम नहीं। सही बुखारी में रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है, हर एक, और तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाए। रैयत मतलब जो भी उसके नीचे है, जो भी उसके नीचे है वो रैयत है। बस अमीर निगरान है, यानी जो भी लीडर है, अमीर मतलब लीडर, और आदमी अपने घर वालों पर निगरान है, क्योंकि घर का लीडर अल्लाह ने आदमी को बनाया है, और औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों पर निगरान है। यानी हर एक की कोई रैयत है, ये मैंने वर्ड कहा है, हर एक की रैयत है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अमीर मतलब लीडर निगरान है, आदमी अपने घर वालों पर निगरान है, औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों पर निगरान है। बस तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। लेक्चर 66 में मिलते हैं।